आइए पहले हम आरक्षण पर ये कुछ विचारों को सुनते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे आरक्षण नहीं मिलता, इसके बावजूद मैं आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थक हूँ। मेरा मानना है कि आरक्षण एक बहुत ज़रूरी व्यवस्था है। कैसे है, कितना है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। तीसरी बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि आरक्षण का मैं समर्थक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण इस समय हमारे देश में या राज्यों में जिस तरह से दिया जा रहा है, मैं उसकी हर बात का समर्थक हूँ। उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में कई कमियां हैं जिन कमियों पर बात होनी चाहिए, हम करेंगे भी। उस पर क्या सही उपाय हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्रमोशन में आरक्षण है तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि मैं आरक्षण का समर्थक हूं, मैं सैद्धांतिक समर्थक हूं, व्यावहारिक तौर पर हर नीति का समर्थक नहीं हूं। कुछ का समर्थक हूं, कुछ में मुझे लगता है कि कुछ लूप होल्स हैं। जैसे क्रीमी लेयर के मामले में लूप होल्स बहुत सारे हैं, बात होनी चाहिए। और चौथी बात, मेरा एक बड़ा गहरा विश्वास ये है कि मैंने कई बार इस बात को देखा कि जो बच्चे आरक्षण के विरोधी थे, धुर विरोधी थे, जब उनके सामने भी बात तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ रखी गई, तो उनमें से कई लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, महसूस किया कि चीजें उतनी खराब नहीं जितनी उनको बताई गई हैं या लगती हैं। इसी तरह से जो आरक्षण के समर्थक है, जब उनको भी तथ्यों के साथ बात पता लगती है, तो वो भी समझ पाते हैं कि इसमें सारी अच्छाइयों के बावजूद कहाँ कहाँ कुछ समस्याएं हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब हम इस भाव के साथ इस डिबेट पर आएंगे तो चीजों को ठीक से समझ पाएंगे। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात समझने की है यहाँ। अब आप आरक्षण के इस मामले में एक बात पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए तमिलनाडु के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बना लिया और सब यही बात करने लगे कि मेडिकल की सीटों में 50% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आरक्षण को अधिकार से ज्यादा राजनीतिक हथियार इन पार्टियों ने बना लिया है और देश की तमाम पार्टियां और तमाम नेता ये सोचते हैं कि आरक्षण एक ऐसा अचूक राजनीतिक हथियार है जिसके जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं। आरक्षण की आवश्यकता। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर 10 साल में यह समीक्षा हो, जिनको आरक्षण दिया जा रहा है क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ कि नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप में कहा कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसकी आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे आजीवन जिंदगी जिया जाए। यह तो मात्र एक आधार है विकसित होने का। इसी के साथ संविधान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान तथा धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। इससे दो बात तो स्पष्ट हो जाती है। पहली कि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा और इस समानता के अधिकार की समीक्षा की कड़ी में कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में एक और वर्ग सामने आया जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहें, और वर्तमान में सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया। इसी बिंदु के आधार पर ही विभिन्न तरह के आरक्षण दिए जा रहे हैं। जातिगत आधार पे, धर्मानुसार, जैसे क्या अल्पसंख्यक कहते हैं शायद, आर्थिक आधार पर, लिंग के अनुसार ट्रांसजेंडर को भी, महिलाओं को भी, विकलांग लोगों को, और स्थानीय आधार पर भी। साथ में एक और होता है प्रबंध कोटा, और कुछ तो है कि जो रिटायर लोगों को है उनके लिए ही पद होते हैं। प्रमोशन पर भी आरक्षण दिया जा रहा है। इन सब के अतिरिक्त भी एक और महत्वपूर्ण है जैसे हमने कहा था, इस पर दो बात स्पष्ट हो जाती है। तो पहली थी जाति का समानता का अधिकार सभी लोगों के लिए, और दूसरा है कि हर 10 साल में समीक्षा हो कि किसी वर्ग का विकास हो गया है तो उसे इस व्यवस्था का लाभ न हो। मुख्य मुद्दा भी यही है। सरकारी नौकरी में किसी वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में जानने के लिए कोई जांच समिति बैठाई गई है जो इस बात का पता लगाए कि आरक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है
और क्या किसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिल चुका है? क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि समृद्ध वर्ग भी आरक्षण का लाभ उठा रहा है। वैसे वर्तमान में, क्योंकि ये सोच लीजिए मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, या कहिए कि अमूमन विचारधारा है इस तरह की कि जो सभी जाति संप्रदाय के लोग जो शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन सभी को आरक्षण का आधार आर्थिक आधार पर दिया जाए। मतलब जातीयता का आधार को ख़त्म करके आर्थिक आधार कर दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, आरक्षण के जनक डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए आरक्षण की अवधारणा तथा व्यवस्था आज़ादी से काफ़ी पहले की है। सन 1882 में हंटर आयोग बना। विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इसके बाद 1891 में त्रावणकोर के सामंत की रियासत में भी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की मांग उठाई गई थी। यह अलग बात है कि इससे और भी पहले बड़ौदा और मैसूर की रियासतों में भी आरक्षण पहले से लागू था। 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा भी आरक्षण शुरू किया गया था। लेकिन रियासतों के मौजूदगी के बावजूद भी सत्ता की चाबी अभी अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी, इसलिए उनके समय भी अंग्रेज़ों से भी आरक्षण की मांग की गई। और पहली बार 1908 में अंग्रेज़ों ने देश में आरक्षण शुरू किया था। भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया और उसके दशक बाद 1919 में मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को शुरू किया गया। इसमें भी आरक्षण के प्रावधान थे। लेकिन 2 साल बाद 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये आरक्षण को ज़रा एक बार सुन लीजिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी ने ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, मुसलमानों, भारतीय, एंग्लो ईसाइयों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दिया। लेकिन सिर्फ B.R. अम्बेडकर जी ही थे जिन्होंने अनुसूचित जनजाति की उन्नति के समर्थन के लिए 1942 में सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की और संविधान में इसकी व्यवस्था की। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हर 10 साल में समीक्षा होना चाहिए कि क्या आरक्षण अगले किन्हीं वर्षों के लिए किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के लिए बढ़ाया जाए कि नहीं। इन सभी बातों के आधार पर अंत में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से आरक्षण पर विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है।